हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल अकेडमी यूट्यूब चैनल। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। जो भी फ्री टेस्ट सीरीज नोट्स जो भी आपको चाहिए है जाके वहाँ पे फाइंड आउट करिए। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे मिलेगा। CSIR नीट केमिस्ट्री बंसल अकेडमी हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे ये आप वीडियो देख रहे होंगे। ये हमारी ऐप है, इसको डाउनलोड पक्का से पक्का कर लीजिए। आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, एकदम फ्री। चलिए आगे शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहे हैं सर जी। बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड वेयर 3JAB 3JBC रिप्रेजेंट 3 बॉन्डिंग कपलिंग बिटवीन HAHB। ये स्ट्रक्चर मैं एक बार दोबारा से बना देती हूँ, ठीक है? फिर आप लोग डिसाइड करना कि आपको किस तरीके से ये क्या क्या दिया हुआ है, समझ आ रहा है वो या नहीं समझ आ रहा है, ठीक है? ये लो, कहते हैं ये तीन प्रोटॉन को मैं एक HC एक ही बुला रहा हूँ क्योंकि तीनों का जो इन्वायरमेंट है वो सेम है, ठीक है? ये इसको HB बुला रहा हूँ, इसको HA बुला रहा हूँ। फिर कहता है कि फिर मैं अब तुम्हारे साथ जो है वो खेलने की कोशिश करता हूँ। कहता है पहला कंडीशन, कहता है दो 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 तरीके के दो सिनेरियो हो सकते हैं। मेरी कैसे अटक गई, सॉरी। दो तरीके के दो सिनेरियो हो सकते हैं। कहता है एक सिनेरियो है, एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग JAB 3JAB इज लेस देन 3JBC। 3J क्या होता है? 3 बॉन्ड कपलिंग, है ना? 3J क्या होता है? 3 बॉन्ड कपलिंग, ठीक है? तो वो कहता है कि इसमें A और B और C, A और B, देखो 1 2 3 तीन बॉन्ड का डिफरेंस है दोनों प्रोटॉन्स में, यानी कि ये 3J कपलिंग सही बोल रहा है ये, ठीक है? कहता है HHB B और C, ये रहा B और ये रहे C, है ना? ऐसा करते हैं, इनको ना एक को खोल लेते हैं इनमें से, ठीक है? जैसे मान लो यहाँ पे 2 लिख दो और यहाँ पे ये ऐसे लिख दो, ठीक है? इन दोनों को भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बच्चों? चलो अब देखो यहाँ से 1 2 3, तो बेसिकली वो इस B की कपलिंग देखना चाह रहा है ना? क्योंकि B की कपलिंग दिखा रहा है 3 बॉन्ड कपलिंग HA के साथ और 3 बॉन्ड कपलिंग HC के साथ, ठीक है? तो यानी कि जो हमारा हीरो है यहाँ पे वो है HB, हमारा हीरो है। तो चल लेके चलते हैं कितना मल्टीप्लिसिटी ऑफ HB प्रोटॉन रिस्पेक्टिवली। ये तो मैंने आपको बोला है कि B जो है वो हमारा हीरो है। तो चलो देखते हैं हमारे हीरो को कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। कहता है कि अगर 3J कपलिंग BC की ज्यादा होगी, क्या बोल रहा है पहली कंडीशन कि 3J कपलिंग AB से ज्यादा, अगर 3J कपलिंग BC की है, B और C के बीच में है, ये रहा B और ये रहा C, B और C के बीच में ज्यादा कपलिंग है, तो क्या होगा? क्या होगा ये अपने को पता है कि अगर ये ज्यादा कपल कर रहे हैं, इनकी ज्यादा गहरी दोस्ती बन रही है, तो पहले फटाक से ये तीनों के तीनों HC कितने हैं? 3 है, तो ये तीनों को तीनों इस B को स्प्लिट कर देंगे। अगर ये 3 इसको स्प्लिट करेंगे तो प्रोटॉन की आई जो होती है वो आई की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। इसकी वजह से इसकी स्प्लिटिंग कितनी लेके चलते हैं हम? जनरल n+1 लेके चलते हैं। तो ये कितना हो गया? 3 ये प्रोटॉन है, स्प्लिटिंग कितने में करेगा? 3+1 यानी कि 4, यानी कि आपका पक्के से पक्का क्वाड्रेट बनाएगा। क्वाड्रेट जहां पे इन्होंने पहली कंडीशन में बनाया होगा वो देख लो, यहाँ पे क्विंटेट कर रहा है, हट ट्रिपलेट, हट हट, ये रहा क्वांटेट, सॉरी क्वाड्रेट, क्वाड्रेट आ गया। अब हम देखते हैं कि यार इसी डबलेट किस बात का लगाया हुआ है इसने। क्वाड्रेट तो हमारे यहाँ से आ गया, डबलेट किस बात का लगाया हुआ है? डबलेट इस बात का लगाया हुआ है, देखो इस तरफ हमारा कौन है? HA। अब पहले तो ये सारा मैं साफ कर देती हूँ, वीडियो आगे बढ़ा लो फटाफट, ठीक है? पहले तो बच्चों ये आया, इसने इसको बोला कि भाई मैं तेरे को पहले तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड को HB मिला, उसने बोला वाह मजा आ गया, क्यों ना मैं इस प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी को अपनी को अटेन कर लूं और सिंगलेट एक जो है वो सिग्नल दे दूं। इसने बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं तो कर सकता, हम तेरे पड़ोस में बैठे हैं,
हम तुझे इन्फ्लुएंस करेंगे, तो तू क्या कर 3+1 यानी कि क्वाड्रेट में अपने आप को चेंज कर, चल जल्दी कर। बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं ऐसे रह लेता हूँ, मुझे क्या है। तो बोले सिंगलेट से मैं क्वाड्रेट में चले जाऊंगा, ठीक है। फिर ये एच ए आया, ये एच ए कहता कि भाई देख, और मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा लेट हो गया पहुंचने में क्योंकि मेरी कपलिंग तेरे साथ जो वो स्लो थी, है ना, वो मेरी स्लो थी स्पीड आने की, पर मैं भी आया हूँ और मैं भी तुझे स्प्लिट करूंगा। ये बोलेगा कि भाई अच्छा तू कितने में स्प्लिट करेगा, ये एक है तो 1+1, ये 1+1 यानी कि ये आपका डबलेट बनाएगा, है ना, ये क्वाड्रेट बनाएगा, ये डबलेट बनाएगा। इस पे भी n+1 ही होती है आपकी स्प्लिटिंग, जो वही लगेगी, है ना फॉर्मूला। अब ये कहता कि भाई डबलेट मैं भी बनाऊंगा, तो ये कहता कि भाई मैं तो पहले से क्वाड्रेट हूँ, तो ये बोला कोई बात नहीं, उसी क्वाड्रेट की हर एक पीक को मैं डबलेट में चेंज कर देता हूँ। तो जी आपका सिग्नल देखो क्या बन गया, डबलेट 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 डबलेट। देख लो अब, एक ये वाली 2 में चेंज हो गई, ये वाली भी 2 में चेंज हो गई, ये वाली भी 2 में चेंज हो गई, ये वाली भी 2 में चेंज हो गई, काम खत्म। ये क्या आ गया, क्वाड्रेट ऑफ डबलेट, क्वाड्रेट ऑफ डबलेट, ठीक है जी। यानी कि आपका 2 ऑप्शन जो है वो लग तो रहा है कि जी सच है एकदम। हम कहते हैं कि चल ठीक है, हम दूसरा और मैच करके देख लेते हैं, ये सब तो ठीक है, ये तो हमने देख लिया, हाँ पॉसिबल है। इसकी हेल्प से हमें बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो कट कर दिए, सीधे सीधे एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, है ना। तो अगले में कहता है कि ये तो थी पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हमने निकाल लिया। दूसरी कंडीशन में बोलता है कि एच बी एंड एच सी आर सेम, कहते हैं ये जितना स्प्लिट कर रहा है उतना ये स्प्लिट कर रहा है। इसका मतलब हमें क्या लगेगा कि ये और ये दोनों बराबर अगर स्प्लिट करने, इसका मतलब ये दोनों बराबर ही होंगे, इनका नेचर सेम ही होगा। तो ये 3 हो गए और एक ये हो गया, 4 हो गए, यानी कि 4 प्रोटॉन्स, बच्चों 4 प्रोटॉन्स एक साथ एक जैसा ही क्या कर रहे हैं, एक सेकंड में देख लूं जरा, हमारा माइक काम कर रहा है, हाँ। तो 4 प्रोटॉन एक साथ एक जैसा ही क्या कर रहे हैं, आपका स्प्लिटिंग दिखा रहे हैं। 4 प्रोटॉन एक जैसे हैं, स्प्लिटिंग का फॉर्मूला n+1 है, तो 4+1 कितना हो गया जी 5, और ये आ गया क्विंटेट, ये क्या आ गया क्विंटेट, यानी कि दूसरी कंडीशन में आपका क्विंटेट आना है। और दूसरी कंडीशन में क्विंटेट सिर्फ एक ही ऑप्शन में, अच्छा नहीं इसमें भी है, पर इसमें ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट दे रखा है, तो पहले वाले ऑप्शन से, पहले वाले कंडीशन से आप सारी की जो खराब ऑप्शन है उनको नलीफाई कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखो, ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन में ना इस क्वेश्चन को एक्चुअली चैलेंज किया जाना चाहिए था, बट आई डोंट थिंक किसी ने किया है, या किया होगा तो ज्यादा लाइमलाइट में आया नहीं, मेरे में तो नहीं आया है। मगर अगर किसी ने किया है, आप लोगों को लग रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं जरूर से जरूर कि हाँ मैम इसको जो है वो चैलेंज किया गया है क्वेश्चन को। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला, कहता है कि अ मॉलिक्यूल शोज टू एब्जॉर्प्शन एट 896 मेगाहर्ट्ज, 960 मेगाहर्ट्ज। वैल्यू में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है, यूनिट्स में प्रॉब्लम है, मेगाहर्ट्ज बोल दिया है भैया। मेगाहर्ट्ज तो लगा लीजिए आपके इंस्ट्रूमेंट होता है इतना इतना, 600 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट, 900 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट, इतने पे जाके कोई कार्बन थोड़ी प्रिसिशन दिखाएगा। ऊपर से एक और चीज अभी देखना हम लगाने वाले हैं, जो फॉर्मूला देखना, वहां पे भी इसमें गड़बड़ हुई है। कहता कार्बन 13 स्पेक्ट्रम है कोई, मैग्नेटिक फील्ड 3 टेस्ला है, कॉरस्पॉन्डिंग केमिकल शिफ्ट इन पीपीएम, पीपीएम में कॉरस्पॉन्डिंग केमिकल शिफ्ट बता दो। ये सब गायरोमैग्नेटिक रेशियो और ये सब दे रखा था इन्होंने, ठीक है। कार्बन 13 का गायरोमैग्नेटिक रेशियो दिया हुआ था, अच्छी बात है दिया हुआ था, वैसे हमने याद भी किया होता है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं, वो सोल्यूशन ही एक तरीके से कि जो हमने याद किया होता है वो हमने याद किया होता है किसमें, मेगाहर्ट्ज में याद किया होता है, विच इज इवन बेटर, ठीक है। तो
ये रेडियन पर टेस्ला पर सेकंड में दे रखा है। अगर आप इसको ये रेडियन पर सेकंड को चेंज कर लो मेगा हर्ट्ज में, ये टेस्ला इनवर्स यही रहने दो, तो ये गामा की वैल्यू 10.7 के अराउंड कुछ आएगी, ऑलमोस्ट। ठीक है, लगभग 10.7 के अराउंड आएगी। कैसे करोगे इसको इसमें चेंज? 2 पाई से डिवाइड कर लेना। ठीक है, 2 पाई से डिवाइड करके और 10 रेज टू पावर ऑब्वियसली जो आपका मेगा हर्ट्ज है 10 रेज टू पावर 6 यहाँ से हर्ट्ज में आएगी, 10 रेज टू पावर 6 को आप अगर बैलेंस आउट कर लेते हैं तो ये मेगा हर्ट्ज में आ जाएगी वैल्यू, तो ये 10.7 के अराउंड आती होती है। ठीक है, यहाँ से ये एक जो ये है ना, मैं आप लोगों को कैलकुलेटर खोल लो, एक सेकेंड कैलकुलेटर खोल लो, मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ। देखो 6.72 है ना, ऐसा करते हैं इसको 67.2 लिखो, 2 से डिवाइड करो और उसको भी फिर 3.14 से डिवाइड करो और ये आपका 10.7 आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, मैंने कैलकुलेटर में कंफर्म भी कर लिया, वैसे ये याद रखते हैं क्योंकि इसलिए मुझे याद था। ठीक है, चलिए क्यों निकाल रहे हैं इसको इस मेगाहर्ट्ज में, क्योंकि देखो मैंने क्या किया, इसको 6.7 की बजाय 67.2 इंटू 10 रेज टू पावर 6 रेडियन पर टेस्ला पर सेकेंड लिख लिया। ठीक है जी, इसको मुझे लिखना है क्या, ये क्या होता है, हर्ट्ज होता है ये। ठीक है, तो 60 कैसे कैसे होता है ये हर्ट्ज, बट अगर आपको इसको हर्ट्ज में चेंज करना है तो आपको ये रेडियन मतलब के लगा लो कि ये जो आपका रेडियन पर सेकेंड है इसको हर्ट्ज डिवाइड बाय 2 पाई, आई थिंक उल्टा लिख दिया मैंने, है ना, ये होता है 1/2 पाई रेडियन पर सेकेंड जो होता है वो हर्ट्ज के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको इसको चेंज करना है हर्ट्ज में तो आप इस पूरी वैल्यू को 67.2 10 रेज टू पावर 6 डिवाइड बाय 2 पाई कर दो, इसको आप हर्ट्ज लिख दो और टेस्ला इनवर्स लिख दो। ठीक है, अब ये जो होता है आपका 10 रेज टू पावर 6 इंटू हर्ट्ज, ये क्या हो गया आपका मेगा हर्ट्ज, इसको आप लिख सकते हो। इसको आप सॉल्व करोगे तो 10.7 समथिंग आ जाएगा और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई जी ये मेगा हर्ट्ज टेस्ला इनवर्स, इसका हमें यूज है। बाकी चीजों को काट दो, ये आपको याद भी करवाया जाता है, तो मैं आपको वही बोल रही थी कि आपको याद करवाया जाता है, इससे कुछ नहीं हो रहा। एनीवेज चलो मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ, सीधा यहाँ लिख रही हूँ 10.7 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, ये क्या आपकी गायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर कार्बन 13। इसका मीनिंग ये होता है बच्चों कि अगर आप यहाँ से देखो ध्यान से तो आप ये देखोगे कि ये क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना, 10.7 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला पे, मतलब पर टेस्ला एक टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड देने से आपका कार्बन 13 इतना प्रिसिशन दिखाता है, ये मीनिंग होता है। यानी कि हम इस सिस्टम की ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कार्बन 13 में एक टेस्ला जो होता है वो 10.7 मेगाहर्ट्ज का प्रिसिशन दिखाएगा, ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी देगा, लेकिन हमको मैग्नेटिक फील्ड 3 टेस्ला दिया हुआ है, तो जी 3 टेस्ला में ये 10.7 इंटू 3 मेगाहर्ट्ज ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी दिखाएगा, है ना, यानी कि हमारे सिस्टम में इतनी ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी होगी, निकल गई ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, ये 30 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 32.1 समथिंग आ जाएगा, 21 है ना, हाँ ठीक है, इतना मेगा हर्ट्ज क्या दिया हुआ आपने, ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी इतनी दी हुई है, कितनी दी हुई है जी 32.1 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, डन। ये अब मैं ये हटा रही हूँ बच्चों, इतना समझ आने के बाद अब देखो हमारे पास क्या क्या आ गया, हमको चाहिए क्या निकालने के लिए और हमने क्या क्या निकाल लिया। ये देखो जरा, ये सारा का सारा
तामझाम मैंने आप लोगों को क्यों बताया वो जरा मैं आपको बता दूं। यहाँ से ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी आ गई जी 32.1 मेगा हर्ट्ज। देख रहे हो कितनी कम आई है, इतना कम थोड़ी काम चलेगा। चलो, कॉरस्पॉन्डिंग केमिकल शिफ्ट ऑफ द कार्बन, केमिकल शिफ्ट निकालना आपको पीपीएम में। जब भी आपको पीपीएम में केमिकल शिफ्ट निकालना होता है तो आपको केमिकल शिफ्ट हर्ट्ज में पता होना चाहिए। डिवाइड बाय इंटू 10⁻⁶ होता है, डिवाइड बाय ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी, ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज इंटू 10⁻⁶। लेकिन अगर आपके पास मेगा हर्ट्ज है तो ये 10⁻⁶ हट जाता होता है, ये 10⁻⁶ हट जाता होता है ना। यही तो पीपीएम होता है ना, यही तो पीपीएम होता है कि आप इस पूरी वैल्यू में 10⁻⁶ मल्टीप्लाई कर देते हो, दैट इज पीपीएम। ये ही पीपीएम है, ये भैया ही पीपीएम, ये सिखाया जाता है आपको जो जब एनएमआर पढ़ाया जाता है। अब मेरे को एक बात बताओ जरा, यहाँ से अपने पास अपने को ये दे रखी है, देखो 896 दिया हुआ है, 896 डिवाइड बाय ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 32.1 मेगा हर्ट्ज है, यानी कि 10⁻⁶ तो पहले से था, इसको भी 10⁻⁶ में चेंज करना पड़ेगा, है ना। इसको भी 10⁻⁶ में चेंज। अब गड़बड़ क्या हुई थी क्वेश्चन में बच्चों, वो बता देते हैं कि ये जो आपकी हर्ट्ज में प्रिसिशन केमिकल शिफ्ट दिया हुआ है, ये आपका एक्चुअली हर्ट्ज में दिया होना चाहिए था, उन्होंने मेगा हर्ट्ज में दे दिया है। मेगा हर्ट्ज को आप यहाँ पे हर्ट्ज में चेंज करके लिखोगे तो 10⁻⁶ एक आपका एक्स्ट्रा रह जाएगा, which is not going to balance itself, है ना। एनीवेज, चलिए आप लोग अपना कैलकुलेटर निकाल लीजिए, मैं अपना कैलकुलेटर निकाल लेती हूँ। 896 डिवाइड बाय 32.1 27.9 के अराउंड ये वैल्यू आ जाएगी, 27.9 के अराउंड ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 28, है ना, ये पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू भी निकाल लो ऐसे ही, ये 960 लिख लो। अब इसको 960 लिख लो, देखो 960 डिवाइड बाय 32.1, ठीक है, ये 29.9 आएगा, मतलब ऑलमोस्ट 30, ठीक है। अगर आप 960 32.1 10⁻⁶, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी ऑलमोस्ट 29.9 विच इज नथिंग बट ऑलमोस्ट 30, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे जी FNMR, ये वैसे आपका इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा में कवर हो जाएगा, और फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं। HCF5 पेंटागनल शेप होती है, सारे के सारे फ्लोरीन्स का जो एनवायरनमेंट होता है वो सेम होता है, सेम होगा तो एक ही सिग्नल देंगे, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या था कि जी जो जिनोन है वो भी आपका NMR एक्टिव है, क्योंकि उसका स्पिन क्या है जी, हाफ है, और उसकी अबंडेंस भी काफी ज्यादा है, अबंडेंस 26.5% है, बिल्कुल भी इग्नोरेबल नहीं है, ठीक है। आप ये इसकी वजह से होने वाली स्प्लिटिंग, इस सिग्नल की होने वाली स्प्लिटिंग बिल्कुल इनएविटेबल है। तो दैट मीन्स जो आपका जिनोन है, देखो ये जिनोन हो गया, और यहाँ पे मान लो ये पेंटागनल में ये लगे हुए हैं सारे आपके फ्लोरीन, ठीक है। तो सारे फ्लोरीन तो आपस में सेम है, लेकिन जिनोन तो इनके आने वाले सिग्नल को क्या करेगा, स्प्लिट करेगा, और इसकी वजह से होने वाली स्प्लिटिंग जो होगी वो ऊपर ऊपर रहेगी। मतलब जैसे मान लो ये एक सिग्नल था, ठीक है, अब मान लो इस सिग्नल को कोई जो है वो डबलेट चेंज कर रहा है, इसको मान लो ये एक सिग्नल था और अब कोई चीज इसको डबलेट बना रही है, तो इसको हम क्या बोलते होते हैं, ये रही हमारी सैटेलाइट पीक। इन्होंने सैटेलाइट पीक सब जगह यूज किया है वर्ड, ये किसके लिए किया है, जिनोन की वजह से होने वाली स्प्लिटिंग के लिए ये वर्ड यूज किया है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अ सिंगलेट विद सैटेलाइट पीक्स, ठीक है बच्चों, तो ये आएगा जी। चलिए आगे देखिए, P31 31 P NMR, 31 P NMR,
इसमें क्या है, स्पेक्ट्रम P4S3 का आपको बताना था। पहले इसकी शेप पता होनी चाहिए, उसके लिए इसकी शेप कुछ ऐसी होती है बच्चों कि 3 P इस तरीके से एक दूसरे से एकदम डायरेक्टली जुड़े होते हैं और एक P यहाँ पे प्यारा सा बैठा होता है, वो सबसे ही ये वाला P जो है ये बहुत प्यारा P है, ये सारी के सारे P से जुड़ा होता है, दूसरे P से, चौथे वाला जो होता है वो सारे के सारे P से जुड़ा होता है, लेकिन सबसे ही सल्फर के साथ जुड़ा होता है, तो बीच में 3 सल्फर ऐसे लगे हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो P है ये सिर्फ एक जैसा है और ये तीनों P जो है वो ये एक जैसे हैं, तो इनका एक सिग्नल आएगा और इसका एक सिग्नल आएगा। ठीक है, ये इनका आपस में एक सिग्नल आएगा, इसका एक सिग्नल आएगा। ठीक है, ये इसको स्प्लिट करेंगे, ये इनको स्प्लिट करेगा। ठीक है, जब ये इनको स्प्लिट करेगा तो एक ही है, इसके लिए आई की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो स्प्लिटिंग का फॉर्मूला क्या बन गया, क्या होता है 2ni + 1। अब आई की वैल्यू क्या है जी 1/2 + 1, तो वैल्यू क्या सॉरी फॉर्मूला क्या बन गया n + 1। तो यानी कि ये अकेला है, n की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो स्प्लिटिंग कितने में आई 2, यानी कि इनका जो एक सिग्नल सिंगलेट आना था वो किस में चेंज हो जाएगा जी डबलेट में। ठीक है, अब ये तीनों P ये बदल लेने जाएंगे, तो बोलेंगे कि अब हम तुझे स्प्लिट करेंगे, क्यों तू तो अकेला था, हम तो कितने 3 मुस्टंडे हैं, 3 मुस्टंडे अगर होंगे तो n + 1 में n की वैल्यू 3 हो गई, 3 + 1 यानी कि 4 हो गई, यानी कि इसका जो एक सिग्नल आना चाहिए था, जो एक सिग्नल सिंगलेट आना चाहिए था, बट वो किसमें चेंज हो जाएगा क्वाड्रेट में। ठीक है, तो आपको क्या क्या मिला है यहाँ पे देख लेते हैं, 2 doublet of triplet, triplet of triplet, 2 triplets of equal intensity, a doublet and a quadruplet। ये रहा हमारा आंसर, a doublet and a quadruplet, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा बहुत सुंदर क्वेश्चन, जे की हेल्प से ये क्वेश्चन सीधा सीधा सॉल्व होता है। बच्चों जरा ध्यान रखना, देखो अगर आपके 2 हाइड्रोजन ट्रांस में लगे हुए हैं, अगर 2 हाइड्रोजन आपके ट्रांस में एक दूसरे के ट्रांस में अगर लगे हुए हैं तो उनकी स्प्लिटिंग, और जब आपके वो सिस में लगे हुए हैं उनकी स्प्लिटिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, जब वो सिस में लगे हुए रहते हैं, जब सिस में लगे हुए होते हैं तब हमेशा ही जो स्प्लिटिंग रहेगी वो आपकी रहेगी, लगा लो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 से 12 के बीच में रहती है। ठीक है, जब ट्रांस होते हैं तब आपकी स्प्लिटिंग 12 से 18 हर्ट्ज तक पहुंच जाती है, 12 से 18 हर्ट्ज तक पहुंच जाती है। और एक ही कार्बन पे अगर दोनों लगे हैं और sp3 कार्बन है, एक ही कार्बन पे लगे sp3 कार्बन है, तो ये जो J की वैल्यू आती है वो आपकी नॉर्मली 2 to 4 हर्ट्ज के बीच में रहती है। ठीक है, 2 to 4 हर्ट्ज के बीच में रहती है, 4.55 तक भी जा सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर आप लोग देख पाओ कि एक प्रोटॉन तो ऐसा है जिसके एक सिस पे हाइड्रोजन लगी होगी, पक्का इस रेंज में है, और एक ट्रांस पे हाइड्रोजन लगी होगी। ठीक है, एक सिस पे हाइड्रोजन लगी होगी, एक ट्रांस पे लगी होगी। ऐसा कौन सा, ये देखिए HC को देखिए, एक तो B इसके ट्रांस में और A इसके सिस में। ठीक है, तो ये लग रहा है मुझे ये C होगा। अगला और भी देख लेते हैं अभी वैल्यूज, 6.4 DD डबलेट ऑफ डबलेट, J की वैल्यू देखो 16 और 4, एक तो 16 है, 16 मतलब एक तो हाइड्रोजन उसके ट्रांस में होगा, एक तो हाइड्रोजन ट्रांस में होगा, देखते हैं ये A हो सकता है या B हो सकता है। ठीक है, एक तो हाइड्रोजन उसके ट्रांस में होगा, एक सेकंड रुको जरा, मैं थोड़ी क्लीनिंग कर लूं यहाँ पे ना, अरे अब देखते हैं, और दूसरा क्या होगा, एक तो ये वाला जो J की वैल्यू आई होगी वो तो ट्रांस प्रोटॉन की वजह से आई होगी।
ट्रांस में जो हाइड्रोजन लगा होगा उसकी वजह से आई होगी। लेकिन ये वाली 4 हर्ट्ज वाली तो तभी आई होगी अगर इस कार्बन के यहाँ साइड में ही दूसरा कार्बन बैठा होगा तो, है ना, साइड में ही दूसरा कार्बन अगर बैठा होगा तो। हमने बोला ठीक है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो है वो आपका एडजेसेंट sp3 कार्बन की वजह से आई। ऐसा कौन सा हाइड्रोजन है ए और बी में से? ए हाइड्रोजन को देखो, ए हाइड्रोजन में क्या है, आपके साइड में तो आपका बी है तो 4 हर्ट्ज तो उसकी वजह से आई होगी। लेकिन दूसरी तरफ सिस लगा हुआ है HC। अगर सिस लगा हुआ है तो 16 तक तो बात पहुंचनी नहीं चाहिए थी, 12 तक रह जानी चाहिए थी, 8 से 12 के बीच में रह जानी चाहिए थी, पर ऐसा हुआ नहीं, 16 तक बात पहुंची है, यानी कि HA की बात नहीं हो रही। HB की तरफ चलो, HB क्या बोल रहा है आपको? एक सेकंड बच्चों, आप लोग वीडियो को आगे बढ़ा लो, ये बीच बीच में ना कभी कभी हो जाता है। HB को देखो, एक तो HC 16 हर्ट्ज दे सकता है ना, एक तो ट्रांस प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। एक ये ए को देखो, ए जो होगा ये एक तो इसके साइड में ही हाइड्रोजन लगा हुआ है HB के, तो ये जो है वो एडजेसेंट वाला sp2 कार्बन, ये sp2 हो गई 3 है, sp2 कार्बन की वजह से 4 हर्ट्ज तक वैल्यू जा सकती है, यानी कि ये पक्का दूसरा 6.4 वाली जो बात हो रही है वो पक्का HB के बराबर है। sp3 नहीं बच्चों, sp2 है। पक्का किसके बारे में बात हो रही है जी? ये आपका HB के बारे में बात हो रही है, यानी कि जो 2 है वो पक्का HB से मैच करना चाहिए। तो सीधी सी बात है, जो आपका 5.8 वाला जो कार्बन होगा वो पक्का किससे मैच करेगा? ए से मैच करेगा। आप करके भी देख सकते हैं, देखो 4 हर्ट्ज ये बी की वजह से आई होगी स्प्लिटिंग, ठीक है, और कपलिंग सॉरी, और HA और HC की कपलिंग की वैल्यू जो है वो आपकी 8 से 12 के बीच में रहनी चाहिए, वही है 10 है, यानी कि आपका जो A है वो मैच करेगा 3 से, A मैच करेगा 3 से, A मैच करेगा 3 से, B मैच करेगा 2 से, B मैच करेगा 2 से, B मैच करेगा 2 से, ये सिर्फ इसी में कर रहा है, और C मैच करेगा A से 1 से, तो आपका 2 वैल्यू आ गया सीधा सीधा, आई मीन ऑप्शन 2 आ गया। ठीक, हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कहता है प्रोटॉन द गायरोड मैग्नेटिक रेशियो कह रहा है वो दे रहा हूँ, ठीक है, द लार्मर फ्रीक्वेंसी फॉर प्रोटॉन आपको निकालनी है, और आपको दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी नोट की वैल्यू दे रहा है, प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोल रहा है, और गायरो मैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू दे रहा है। एनएमआर जब आप शुरू करते हैं सबसे पहले लेक्चर में यही बात पढ़ते होते हैं, दैट प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी नॉट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो गामा आता है ना। ये आप हमारे 1 मिनट 1 कॉन्सेप्ट में जाकर भी सीख सकते हैं, हमने वहां पर भी ये बात को बताया है, ठीक है बच्चों। यहाँ से जो गामा की यूनिट्स आती हैं वो क्या आती हैं? इसकी यूनिट होती है जी मेगाहर्ट्ज, बी नोट की यूनिट होती है टेस्ला, तो टेस्ला को इस तरफ ले जाओ और ये आपके आ गई मेगाहर्ट्ज टेस्ला इनवर्स, ठीक है। लेकिन आपको वहीं पे अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा कि अगर आपको हर्ट्ज से या रेडियन पर सेकंड से अगर आपको हर्ट्ज की तरफ जाना है तो आपको उस वैल्यू को 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। वहीं अगर आपको हर्ट्ज से जो है कह लीजिए इसके तरफ जाना पड़ेगा, अगर रेडियन पर सेकंड की तरफ जाना पड़ेगा तो 2 पाई से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप इसी वैल्यू को सेम इसी वैल्यू को मेगाहर्ट्ज के नाम का ऑब्वियसली 10⁶ लगता होता है, हर्ट्ज के नाम का 2 पाई लगता होता है, टेस्ला इनवर्स इसकी जगह आपका जो है वो रेडियन पर सेकंड, और ये टेस्ला इनवर्स ऐसा ही आ जाता होता है। इन चीजों को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है, ये तो पूरा पढ़ने का काम है। कुल मिला के एक फॉर्मूला ये होता है जब गामा की वैल्यू मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला होगी, लेकिन अगर गामा की वैल्यू बच्चों अगर गामा की वैल्यू उन्होंने रेडियन पर सेकंड पर टेस्ला में, पर सेकंड आएगा भाई, पर सेकंड पर टेस्ला में अगर दे दिया तो आपकी जो
ये देख लेना पर सेकंड आएगा ना, क्योंकि उसको उस तरफ लेके जाओगे आप। एनीवेज जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा, देखो यहाँ से ध्यान रखना बच्चों, यहाँ से ध्यान रखना, प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, अच्छा भाई क्या कर रहा है, गामा बी नोट डिवाइड बाय 2 पाई। ठीक है, अगर गामा की रेशो सॉरी अगर गामा की यूनिट्स रेडियन पर टेस्ला पर सेकंड में अगर दे रखी है तो आपका फॉर्मूला ये वाला लगेगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे फॉर्मूला कौन से वाला लगाएंगे अब भाई बच्चों, ठीक है ये वाला लगाएंगे। बस इतना ही वो तुमसे जानना चाहता था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट चलते हैं, हम देख लेते हैं कि जी गामा की वैल्यू तो कितनी दे रखी है, 26.752 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाई 2 पाई तो है ही, 2 इंटू 3.14 इंटू, ठीक है, इंटू आपकी बी नोट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 21.1। ठीक है, चलो मैं भी कैलकुलेट करती हूँ, मेरा फोन कहाँ चला गया, और आप भी अपना कैलकुलेटर निकाल के फटाफट अभी साथ के साथ कैलकुलेट करके देख लेंगे, मैंने भी कैलकुलेट नहीं किया हुआ है। 26.75, ठीक है, इंटू हम कर देते 21.1, ठीक है, जो भी ये वैल्यू है इसको डिवाइड कर दिया 2 से एक बार, फिर इसको डिवाइड कर दिया 3.14 से। ठीक है, 3.14 से अगर इसको डिवाइड कर दिया, कोई चीज रह तो नहीं गई है ना, एक बार जरा ध्यान से देख लेना। ठीक है, हाँ एक बार, मुझे तो ये वैल्यू कुछ गड़बड़ लग रही, 26.75 इंटू 21.1, ठीक है, इसको डिवाइड किया 2 से, अब आ रही है वैल्यू, मुझे लग रहा है 3.14 से, हाँ अब आ गई, मैंने गलत मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था, आप लोग भी ध्यान से करना। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ऑलमोस्ट, अगर मैं सिर्फ इनको सॉल्व करोगे ना, सिर्फ इनको, तो वैल्यू आ जाएगी देखो 89.8 इंटू 10⁻⁷, तो ये है ही। अब ये आपको पता है ये वैल्यू किस में आई होगी आपकी, ये वैल्यू आई होगी हर्ट्ज में। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड है ना, तो रेडियन पर सेकेंड क्या किस बाय 2 पाई को क्या लिखते होते हो आप, हर्ट्ज लिखते होते हो। तो ये वैल्यू मतलब समझ रहे, देखो गामा की यूनिट्स को एक काम करो ना, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ठीक है, ऐसा करती हूँ मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ यूनिट्स को साथ के साथ। ठीक है, आप देखो इसके नाम का, गामा के नाम का जी आया आपका रेडियन, क्योंकि लेकिन ओके दिस इज अ बिट कंफ्यूजिंग, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इनटू में कौन, टेस्ला, लेकिन हमने रेडियन पर सेकेंड को तो किस में चेंज कर लिया, 2 पाई से डिवाइड करके हर्ट्ज में चेंज कर लिया, तो इसके नाम का क्या आ गया जी, हर्ट्ज आ गया। ठीक है, तो अब ये इसके नाम का हर्ट्ज लिखना आपने, यहाँ पे ये सारे चेंजेस यहाँ पे हो चुके हैं जो भी चाहिए थे आपको। ठीक है, ये फॉर्मूले में हमने 2 पाई को रख के, गामा के नीचे 2 पाई को रख के ऑलरेडी रेडियन पर टेस्ला पर सेकेंड, सॉरी रेडियन पर सेकेंड को ऑलरेडी हमने हर्ट्ज में चेंज कर दिया है। ठीक है, तो गामा का हर्ट्ज ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई भी रेडियन पर सेकेंड ना लगाए यहाँ पे यूनिट्स। ओके, नाउ ये हो गया जी हर्ट्ज, और बी नोट हो गया आपका टेस्ला इनवर्स, पर हमको वैल्यू किस में चाहिए होती है जी, हमेशा मेगा हर्ट्ज में चाहिए होती है। ओहो टेस्ला इनवर्स तो कट जाएगा ना इससे, इस वाले टेस्ला इनवर्स से। ठीक है, ऐसा करती हूँ, इसकी यूनिट लिखती हूँ हर्ट्ज टेस्ला इनवर्स इनटू, इसकी यूनिट लिखते हैं जी टेस्ला। ठीक है, टेस्ला से टेस्ला कैंसिल, अब ठीक है ना, ये तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, तो इसके नाम का ये टेस्ला आपस में इस तरीके से कटेगा। ठीक है, हर्ट्ज टेस्ला इनवर्स इनटू टेस्ला, तो आपकी ये वैल्यू किस में आ गई जी, हर्ट्ज में आ गई, लेकिन आपको वैल्यू किस में निकालनी है जी, मेगा हर्ट्ज में निकालनी है। तो यहाँ से हमें कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा, 89.8 इंटू 10 को एक बार लिख लेते हैं, 10⁻⁶ को एक बार लिख लेते हैं, 10⁻⁶ इंटू हर्ट्ज, ये तो मेगा हर्ट्ज हो गया, और ये क्या आ गया 898 हर्ट्ज आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये कौन सा वाला बन गया जी आपका नंबर 4 ऑप्शन। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, और इस तरीके से आपका
जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है वो पूरा होता है। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है एग्जाम से रिलेटेड या पर्सनल तैयारी में भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर से जरूर हमारी टीम को अप्रोच करें। थैंक यू सो मच फॉर अटेंशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।